अचानक आसमान में काले बादल छा गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। बस एक अजीब सी हवा चलने लगी। हवा के साथ एक विचित्र सी सुगंध आई, जैसे सड़े हुए फूलों की बास। लोगों की आंखों में जलन होने लगी। सब लोग घरों के अंदर चले जाओ, यह हवा जहरीली है। राजा और उसके सैनिक भी हैरान थे। एक समय की बात है, एक राज्य में भूखड़ राजा राज करता था। उसे खाने का बहुत शौक था, लेकिन वह कभी किसी गरीब की मदद नहीं करता था। उसके राज्य में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू मेहनत करके अपने छोटे से खेत में अनाज उगाता, लेकिन राजा के करों की वजह से उसके पास खाने के लिए भी कम पड़ जाता। एक दिन भूखड़ राजा ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया। उसने राज्य के सभी अमीर लोगों को बुलाया, लेकिन गरीबों को अनदेखा कर दिया। रामू ने सुना कि राजा के महल में इतना स्वादिष्ट भोजन बन रहा है कि खुशबू से पूरा शहर महक उठा। उसने सोचा, काश मैं भी वहां जाकर थोड़ा खाना खा पाता। अगले दिन रामू राजा के महल के बाहर पहुंचा और दरबान से बोला, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया मुझे थोड़ा अनाज दे दीजिए। अरे भिखारी, यहाँ से चले जाओ। राजा सिर्फ अमीरों को खाना खिलाते हैं, तुम्हारे जैसे गरीबों को नहीं। रामू निराश होकर लौट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वह राजा को सबक सिखाएगा। कुछ दिनों बाद राजा शिकार के लिए जंगल गया। रास्ते में उसे रामू का खेत दिखाई दिया। रामू वहां मेहनत से काम कर रहा था। राजा ने उससे पूछा, अरे किसान, तुम्हारे खेत में क्या उग रहा है? रामू मुस्कुराते हुए, महाराज, यह एक विशेष प्रकार का अनाज है, जो भी इसे खाता है उसकी भूख हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। राजा के मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगा, अगर मैं यह अनाज खा लूं तो मुझे कभी भूख नहीं लगेगी और मैं दिन रात खा सकूंगा। यह अनाज मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। महाराज, यह अनाज तो मेरे परिवार के लिए है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा दे सकता हूँ। बदले में आप मुझे क्या देंगे? राजा ने सोचा कि यह गरीब किसान उससे कुछ मांगेगा, लेकिन रामू ने कहा, महाराज, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप अपने राज्य के हर गरीब को भोजन दे। राजा को गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम मुझसे ऐसी मांग कर रहे हो? लेकिन रामू ने डटकर जवाब दिया, महाराज, अगर आप गरीबों की भूख नहीं मिटाएंगे तो यह अनाज आपकी भी भूख नहीं मिटाएगा। राजा ने गुस्से में रामू की बात सुनी और ठठाकर हंस पड़ा। तू एक छोटे से किसान की औकात भूल गया है। मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रामू के सारे अनाज जब्त कर लें। सैनिकों ने रामू के खेत से सारी फसल उठा ली और राजा के महल में पहुंचा दी। रामू निराश नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, राजा को अभी पता चलेगा कि जो दूसरों का हक छीनता है उसका अंत कैसा होता है। उधर राजा ने महल के रसोइये को आदेश दिया कि वह रामू के खेत का अनाज लाकर स्वादिष्ट पकवान बनाए। रसोइया अनाज लेकर रसोई में गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकाना शुरू किया, वह अनाज जलकर काले कोयले जैसा हो गया। रसोइया डरकर, महाराज, यह अनाज तो जलकर खाक हो गया, इसमें से तीखी दुर्गंध आ रही है। राजा ने गुस्से में रसोइये को डांटा और खुद रसोई में गया। उसने देखा कि सारा अनाज सचमुच जल चुका था। तभी उसे रामू की बात याद आई। महाराज, अगर आप गरीबों की भूख नहीं मिटाएंगे तो यह अनाज आपकी भी भूख नहीं मिटाएगा। राजा को संदेह हुआ कि कहीं रामू ने उसे धोखा तो नहीं दिया। वह तुरंत अपने सैनिकों के साथ रामू के घर पहुंचा। रामू अपनी पत्नी के साथ बैठकर साधारण रोटी नमक खा रहा था। धूर्त किसान, तूने मुझे जहरीला अनाज देकर मेरी जान लेने की कोशिश की है। रामू शांत भाव से, महाराज, मैंने तो आपको सच्चाई बताई थी। वह अनाज सिर्फ उन्हीं के काम आता है जिनके दिल में दया होती है। तू झूठ बोल रहा है, तुझे फांसी की सजा दी जाएगी। रामू की पत्नी रोने लगी, लेकिन रामू ने उसे चुप कराया और राजा से कहा, रामू, महाराज, अगर आप मुझे मार भी देंगे तो भी आपकी भूख नहीं मिटेगी, क्योंकि असली भूख पेट की नहीं, लालच की होती है।
राजा उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी ऐसी बात किसी से नहीं सुनी थी। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और बिजली चमकी। एक जोरदार आवाज गूंजी। आकाशवाणी। राजन, तेरे अहंकार ने तुझे अंधा बना दिया है। अगर तूने अपने कर्म नहीं सुधारे तो तेरा सारा राज्य तुझसे छिन जाएगा। राजा का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्धिमान किसान, मुझे माफ कर दो। आज से मैं वादा करता हूँ कि अपने राज्य के हर गरीब को भरपेट भोजन दूंगा। महाराज, अगर आप सच्चे दिल से यह प्रण करते हैं तो मेरा अनाज फिर से हरा भरा हो जाएगा। राजा के वचन देते ही आसमान से हल्की बारिश होने लगी। रामू के जले हुए खेत में अचानक नन्हे नन्हे अंकुर फूटने लगे। देखते ही देखते पूरा खेत हरे भरे पौधों से भर गया। राजा और उसके सैनिक यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। राजा आश्चर्य से, रामू, यह कैसे संभव हुआ? तुम सच में कोई साधारण किसान नहीं हो। रामू मुस्कुराते हुए, महाराज, जब हम दूसरों की भूख मिटाने की सोचते हैं तो प्रकृति खुद हमारी मदद करती है। उसी रात राजा ने अपने महल में एक बड़ा आदेश जारी किया। राजा, आज से मेरे राज्य का हर गरीब, हर किसान और हर मजदूर महल के भोज में शामिल होगा। कोई भी भूखा नहीं सोएगा। धीरे धीरे पूरे राज्य में खुशहाली छा गई। लेकिन तभी एक दिन राज्य के दूसरे छोर से खबर आई कि एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी गांव-गांव जाकर लोगों से कह रहा है, इस अनाज में जादू है, जो इसे खाएगा वह हमेशा के लिए अमीर हो जाएगा। लोग उस बूढ़े की बातों में आकर अनाज जमा करने लगे। कुछ ही दिनों में राज्य के बाजारों में अनाज की कमी होने लगी। रामू को जब यह बात पता चली तो वह तुरंत उस गांव की ओर चल पड़ा। रामू जब उस गांव पहुंचा तो देखा कि लोग एक बूढ़े के चारों ओर भीड़ लगाए खड़े हैं। बूढ़ा एक अजीब सी चमकती हुई थैली से अनाज बांट रहा था। भैया, यह बाबा कौन है और यह अनाज कहाँ से ला रहे हैं? अरे भाई, यह सिद्ध बाबा हैं। जो भी इनका अनाज खाता है उसके घर में धन की वर्षा हो जाती है। रामू को कुछ संदेह हुआ। उसने बूढ़े के पास जाकर ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी। तभी बूढ़े ने रामू को पहचान लिया और घबरा गया। अरे तुम तो वही किसान हो ना जिसने राजा को ठीक किया था। चलो तुम्हें भी यह पवित्र अनाज ले जाने दो। रामू ने अनाज की एक मुट्ठी उठाई और उसे सूंघ कर देखा। उसे तुरंत पता चल गया कि यह कोई जादुई अनाज नहीं था। बाबा, यह तो साधारण अनाज है, बस इसमें कुछ मिलावट की गई है। भीड़ में हलचल मच गई। बूढ़ा घबराकर पीछे हटने लगा। तभी अचानक राजा के सैनिक वहां आ पहुंचे। धन्यवाद रामू, हम इस ठग को ढूंढ रहे थे। यह पड़ोसी राज्य का जासूस है जो हमारे राज्य में अफवाह फैलाकर अनाज की कमी करना चाहता था। भीड़ गुस्से से उबल पड़ी। राजा वहां पहुंचकर, रामू, एक बार फिर तुमने हमारी मदद की, लेकिन अब मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। रामू और सभी ग्रामीण उत्सुकता से राजा की ओर देखने लगे। राजा गर्व से, मैं रामू को अपना महामंत्री नियुक्त करता हूं। अब से वह मेरे साथ मिलकर इस राज्य का संचालन करेगा। सभी लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरी जगह खेतों में है, महलों में नहीं। मेरा काम अनाज उगाना है, नियम बनाना नहीं। राजा ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में एक नई समझदारी झलकी। एक दिन राज्य में काल आया। धीरे धीरे पूरे राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। खेतों की फसलें मुरझाने लगी, तालाबों का पानी सूखने लगा और पेड़ पौधे झुलसने लगे। लोग डर गए। क्या यह कोई अभिशाप था? राजा ने अपने सभी विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी रामू ने एक अजीब बात नोटिस की। महाराज, क्या आपने देखा, जिन गांवों में यह बूढ़ा ठग अनाज बांट रहा था वहीं सबसे ज्यादा सूखा पड़ा है। राजा की आंखें चौंधिया गईं। क्या वह अनाज वास्तव में जहरीला था या फिर
तभी गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह कोई साधारण सूखा नहीं है, यह तो वही पुराना श्राप है जो हमारे पूर्वजों ने बताया था। जब धरती का संतुलन बिगड़ता है तो अचानक आसमान में काले बादल छा गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। बस एक अजीब सी हवा चलने लगी। हवा के साथ एक विचित्र सी सुगंध आई, जैसे सड़े हुए फूलों की बास। लोगों की आंखों में जलन होने लगी। सब लोग घरों के अंदर चले जाओ, ये हवा जहरीली है। राजा और उसके सैनिक भी हैरान थे। तभी गांव के पुराने पीपल के पेड़ से एक अजीब सी आवाज आई, टन टन टन, जैसे कोई धातु टकरा रही हो। जैसे ही टन टन की आवाज आती है, राजा, सेनापति और रामू तुरंत उस पेड़ के पास जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें एक कागज का टुकड़ा दिखता है। राजा जैसे ही उस टुकड़े को उठाने जाता है, रामू राजा को रोक देता है। महाराज, कृपा करके आप उस पत्र को मत उठाइए। जहरीली हवाएं सारे वातावरण में फैल चुकी है। मुझे लगता है कि वह जहरीली हवा इसी टुकड़े से आ रही है। कृपया करके महाराज इस पत्र को दूर से ही खड़े खड़े पढ़िए, ताकि आपकी जान को कोई हानि ना हो। अच्छा हुआ रामू, तुमने हमें सतर्क कर दिया, वरना अभी हम इस पत्र को छू लेते और हमारी मौत हो जाती। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद रामू, हमारी जान बचाने के लिए। रामू को धन्यवाद बोलकर राजा उस पत्र को पढ़ने लगता है। पड़ोसी राज्य के राजा की हमें जान लेनी है। तुम कुछ भी करना, पर उस राजा की जान लेकर ही आना, क्योंकि उस राजा की वजह से हम अभी तक राजा नहीं बन पाए हैं। इस पत्र में एक ऐसा पदार्थ लगा हुआ है, अगर कोई इसे छुएगा तो वह छूते ही मर जाएगा, और इसे खोलते ही जहरीली धुआं निकलेगी, जिससे आजू बाजू के लोगों की आंखों में जलन होने लगेगी। इस वाक्य को पढ़कर राजा को बहुत गुस्सा आता है। रामू पड़ोसी राज्य के राजा हमारे परम मित्र है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। उसने हमारी जान लेनी चाहिए। तुम कल ही उस राज्य में जाने के लिए बंदोबस्त करो। हम वहां जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हमसे क्या गलती हो गई है। अगले दिन ही राजा पड़ोसी राज में चला जाता है। महाराज, हमसे क्या गलती हो गई है जो आप हमारी जान लेना चाह रहे हैं? अरे मेरे मित्र, बैठो, शांति से बात करते हैं। लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमें पता है कि आप हमारी जान लेना चाह रहे हैं। मेरे प्रिय मित्र, कृपा आप पूरी बात बताइए, तभी हम जान पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ दिनों से हमारे राज्य में विचित्र घटनाएं हो रही हैं। हम कल जब गांव के चौराहे पर बैठे थे तो अचानक से जहरीली हवा वातावरण फैल गई। उस हवा से हमारे ग्रामीणों को आंख में जलन होने लगी। जब हमने इसकी तहकीकात की तो हमने देखा कि एक पत्र पड़ा है जिसमें से जहरीली हवा निकल रही थी, और उस पत्र में आपके राज्य का विवरण किया हुआ था। नहीं मेरे मित्र, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लगता है हमें आपसे लड़वाने के लिए यह सब चाल चली गई है। मेरे मित्र, आप चलिए हमारे साथ, हम अभी इस घटना की तहकीकात करवाते हैं। महाराज सीधा अपने सेनापति के पास जाते हैं। सेनापति जी महाराज। सेनापति, तुम्हें हमारी मदद करनी है। महाराज आप बोलिए, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। सुनो सेनापति, यह जो मेरे बगल में खड़े हैं, ये हमारे पड़ोसी राज्य के राजा है, और ये हमारे परम मित्र भी है। पर पता नहीं कुछ दिन से इनके राज में कुछ घटनाएं हो रही हैं। महाराज अब मुझे उस घटनाओं के बारे में बताइए। कुछ लोग हैं जो हमारी दोस्ती को मिटाना चाहते हैं। वे हमारे नाम के पत्र और जहरीले पदार्थ उनके राज्य में फेंक रहे हैं और इंसानों को हानि पहुंचा रहे हैं। तुम्हें इसी चीज की तहकीकात करनी है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं आपको उस अपराधी को 2 दिन के अंदर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। हाँ सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। हमें पता है कि तुम जरूर यह काम कर लोगे। सेनापति अपने गुप्तचर को आदेश देता है कि यह सब जो हो रहा है इसकी हमें खबर चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करो। सेनापति शाम की समय बगीचे में बैठा होता है। तभी उनके पास एक गुप्तचर आता है और बोलता है, सुनिए सेनापति, हमें कुछ गुप्त बातें पता चलिए। आपके जो महाराज है उनके बीच में कोई साधारण आदमी झगड़ा नहीं करवा रहा। तुम्हारा मतलब क्या है गुप्तचर? मेरा मतलब है कि यह सब एक तांत्रिक करवा रहा है।
जो कि जंगल में बैठे बैठे अपनी बुरी शक्तियों को इस्तेमाल कर कर ये सब कर रहा है। आप जब उसे गिरफ्तार करने जाएंगे तो सतर्क रहिएगा। और कुछ खबर है? नहीं सेनापति जी, मुझे इतनी खबर मिली है। अब मैं चलता हूं, वरना किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा। इस खबर के मिलते ही सेनापति तुरंत जंगल में तांत्रिक को ढूंढने जाता है। सेनापति जैसे उस जंगल में आता है, तंत्रिक उसे देख लेता है और वह समझ जाता है कि यह सिपाही उसे पकड़ने आया है। तांत्रिक समझ जाता है और भागने लगता है, लेकिन सेनापति उसे पकड़ लेता है। तू वही तांत्रिक है ना जिसने पड़ोसी राज्य के राजा को जान से मारने की कोशिश की थी? अब तू चल हमारे महाराज के पास, हमारे महाराज ही तुझे सजा देंगे। सेनापति तांत्रिक को पकड़कर महाराज के पास ले जाता है। यह लीजिए महाराज, आपका अपराधी इसी ने आपके मित्र की जान लेनी चाहिए थी। अरे मित्र, ये तो हमारे गांव का एक छठा हुआ बदमाश है जो आए दिन किसी ना किसी को धोखा देता रहता है। हमारे मंत्री ने इसे अपराध करते हुए पकड़वाया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये वहां से छूटकर भाग आया है। आप इसे सजा दीजिए। सेनापति, इस अपराधी को कारागार में डाल दो और इसे 5000 कोड़े मारो। इसने हमारे मित्र को तकलीफ दिया है और हमारी दोस्ती को मिटाना चाह। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा।